एवरीवन, आज हम आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स से। नेक्स्ट टॉपिक नहीं कहेंगे, वैसे ये हमने लास्ट क्लास में जो मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन किया था, उसी में हमने लास्ट में मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन को एक्सप्लेन करने के बाद हमने एक नई टर्म जनरेट की थी विच इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू आई थी वो मैथमेटिकल रिलेशन थी, उसको हमने लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम का नाम दिया था। तो वही चीज हमने आज कंटिन्यू करनी है, वही कंसेप्ट को हम कंटिन्यू करेंगे। हमने जो रिजल्ट लिखा था उसी को हमने थर्मोडायनेमिकली उसको प्रूव करना है। तो आज का आपका टॉपिक रहेगा थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो मतलब जो हमने लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की जो रिलेशन देखी थी, किस तरह से हमने उसको ड्राइव किया था, मतलब वो चीज आपने थर्मोडायनेमिकली आज उस चीज को प्रूव करना है कि हाँ थर्मोडायनेमिकली भी ऐसा पॉसिबल है। वो तो हमने केमिकल वे में केमिकल इक्विलिब्रियम के वे में किया था ना, तो आज आपको वही कंसेप्ट सेम थर्मोडायनेमिक कंसेप्ट के बेसिस पर करना है। तो अब देखो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं लास्ट क्लास में कि हमने उस रिलेशन को कैसे लिखा था, हमने क्या क्या बातें की थी वहां पर। देखो हमने सबसे पहले वहां पे हमने क्या बात की थी, हमने कहा था कि अगर कोई भी रिएक्शन अगर किसी क्लोज वेसल में कराई जाती है, मतलब हम अपने रिएक्शन मिक्सचर को किसी क्लोज वेसल में रख रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारा रिएक्टेंट जो है वो कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता, उससे पहले ही रिएक्शन जो है हमारी स्टॉप हो जाती थी। फिर वो स्टॉप होने का रीजन हमने क्या दिया था, उसका रीजन हमने दिया था कि डेफिनेटली वहां पर केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन कर गया होगा, जिसकी वजह से हमारा रिएक्शन पहले ही स्टॉप हो गई है, पूरा रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाया। देखो हमने कहा था कि अगर कोई भी सपोज कर लो ए टाइप का प्लस बी टाइप के हमारे पास रिएक्टेंट है और वो कन्वर्ट हो रहे हैं हमारे C प्लस D में, मतलब ये रिएक्टेंट अगर हमें ये प्रोडक्ट दे रहा था तो क्या चीज ऑब्जर्व की गई कि अगर ये रिएक्शन हमारी किसी क्लोज वेसल में हो रही है तो वो कंप्लीटली हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता, उससे पहले ही रिएक्शन स्टॉप हो जा रही थी। अगर ये रिएक्शन स्टॉप हो रही थी तो उसका कोई ना कोई रीजन होगा, और वो रीजन हमारा क्या आया था कि वहां पर केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन कर गया होगा। हम थोड़ा सा फास्ट यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं, अगर आपको डिटेल स्टडी देखनी है तो लास्ट लेक्चर ही देखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको जस्ट एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ। तो इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, फिर प्रोडक्ट क्या करता है वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लग जाता है, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जाकर ये रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। जितना प्रोडक्ट बन गया वो प्रोडक्ट फॉर्म में रहेगा और जितना रिएक्टेंट बन गया वो रिएक्टेंट फॉर्म में रहेगा। तो रिएक्शन मिक्सचर में हमारे पास रिएक्टिंग स्पीसीज भी होंगी और जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो भी हमारे पास होगा। बट ऐसा क्यों हुआ कि पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले ही रिएक्शन स्टॉप हो गई, तो उसका रीजन क्या था, इक्विलिब्रियम अटेन कर गया है वहां पर, और इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है, केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है। तो अगर इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है तो उसका हमें पता कैसे चलेगा, वो चीज भी मैंने आपको बताई थी। या तो हमारी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती थी, या हमारा प्रेशर कांस्टेंट हो जाता था, या डेंसिटी कांस्टेंट हो जाती थी, या फिर कलरेशन कांस्टेंट हो जाती थी रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, कलर कांस्टेंट हो जाता था। तो मतलब अगर आपके रिएक्शन मिक्सचर में कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए, प्रेशर कांस्टेंट हो जाए, या कलर कांस्टेंट हो जाए, या डेंसिटी कांस्टेंट अगर हो जाती है, तो इसका मतलब वहां पर आपका इक्विलिब्रियम अटेन कर गया होगा। फिर इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद रिएक्शन जो है वो प्रोसीड नहीं करेगी, रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी, तो आपको अपना रेट ऑफ रिएक्शन वहीं से फाइंड आउट करना पड़ेगा। मतलब आप केमिकल इक्विलिब्रियम के केस में भी रेट ऑफ रिएक्शन को अगर बात करोगे तो वहां पर हमारा रिएक्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करो या बैकवर्ड रिएक्शन की बात करो, तो दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन उस स्टेज पर हमारा इक्वल हो जाता था। तो इससे पहले हमने बात की थी, मतलब इसी डिस्कशन के बीच में इससे पहले वाले स्टेप में हमने बात की थी लॉ ऑफ मास एक्शन की, और लॉ ऑफ मास एक्शन ने क्या बोला था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन या रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन अगर आपको लिखना है तो किसी भी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम के केस में अगर कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम अटेन कर चुकी है, तो उस टाइप की रिएक्शन के लिए अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है रिएक्टिंग स्पीसीज के एक्टिव मास पर।
लॉ ऑफ मास एक्शन ने क्या बात बोली थी कि किसी भी रिएक्शन का अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना चाहते हो रिवर्सिबल रिएक्शन का, तो उस टाइम पे किसी भी रिएक्शन का रेट जो है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिव स्पीसीज। रिएक्टिंग स्पीसीज का मतलब क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टिंग स्पीसीज की तरह मेरा ये काम करेगा, और अगर मैं बैकवर्ड रिएक्शन का रेट लिखती थी तो तब मेरा रिएक्टिंग स्पीसीज कौन हो जाता था, ये वाली टर्म्स हमारी रिएक्टिंग स्पीसीज की तरह काम करती थी। उसके लिए हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिख लिया था, वो किसके इक्वल आया था, KF कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर B। और अगर हम रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की बात कर रहे थे तो वहां पर हमारा KB ये मतलब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल आ गया था KB इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D रेज टू पावर D। और ये हमारे ABCD नंबर ऑफ मोल्स जितने इन्वॉल्व है रिएक्शन मिक्सचर में उसकी बात करता है। A नंबर ऑफ मोल A के, B नंबर ऑफ मोल B के, और ये स्मॉल लेटर्स से मतलब जो भी लिखा हुआ है हमने वो हमारे नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कैपिटल लेटर्स में जो लिखा हुआ है वो रिएक्टिंग स्पीसीज या प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ से हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन लिखा, बट जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम के केस में दोनों इक्वल हो जाते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड हो जाता था। फिर हमने रीअरेंज करके, फिर से पूरा नहीं बता रही हूँ, डायरेक्ट इक्वेशन लिख रही हूँ, तो उसके बाद हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन दोनों की इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट किया था, जो कि आपका इक्वल था रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ फॉरवर्ड बाय बैकवर्ड। ये हमारे क्या है KF और KB, यहाँ पर रेट कांस्टेंट है, और अगर ये रेट कांस्टेंट है तो ये हमारा रेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम आया, रेट कांस्टेंट फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम। तो K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C रेज टू पावर C कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D रेज टू पावर D डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर B। इसके इक्वल आ गया था। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए हमारे पास ये रिलेशन आई थी, और ये रिलेशन हमारी किस फॉर्म में है, कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में है, और कॉन्सेंट्रेशन को हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखा तो आपका कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ C लिखने का इंटू D लिखने का, ये कोई मतलब नहीं है। अगर आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहे हो तभी ये हमारी कॉन्सेंट्रेशन की तरह कैलकुलेट होंगी, मतलब ये हमारी काउंट होंगी कॉन्सेंट्रेशन की तरह, अदरवाइज ये हमारी कॉन्सेंट्रेशन की तरह कंसीडर नहीं की जाएंगी। तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए इक्वेशन आई, मैथमेटिकल रिलेशन आई, जो कि एक कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में था, और मैंने आपको बताया भी था लास्ट लेक्चर में भी कि जो हमारा ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में भी फाइंड आउट किया जा सकता है, मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में भी, पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में भी, और आपका एक्टिविटी या फ्यूगेसिटी के फॉर्म में भी कैलकुलेट किया जा सकता है। आज आपको वही कुछ करना है कि थर्मोडायनेमिकली एक्सप्लेन करना है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को। इसी रिलेशन को आपने कहा था ना, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम का नाम दिया था। तो ये जो हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम से जो इक्वेशन फाइंड आउट की है उसको थर्मोडायनेमिकली डिराइव करके दिखाना है कि वो इस रिलेशन के इक्वल भी हो सकती है, या आपने जो बात की कि एक्टिविटी के फॉर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हो, मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हो, पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो वो सब चीजें आपको आज कैलकुलेट करके दिखानी है। ये सब हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। तो आज के लिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो उसके लिए हमें सबसे पहले कोई हमें एक केमिकल रिएक्शन चाहिए जो कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन होनी चाहिए। उस रिवर्सिबल रिएक्शन में एक स्टेज पर आकर इक्विलिब्रियम अटेन कर जाएगा, और वो आपको पता ही है कि क्यों अटेन करता है वो इक्विलिब्रियम, क्योंकि वहां पर कुछ टर्म्स या कुछ फैक्टर्स जो है वो कांस्टेंट होने लग जाते हैं। वो आपके कांस्टेंट होने वाले फैक्टर जो है वो कॉन्सेंट्रेशन भी हो सकता है, पार्शियल ये प्रेशर भी हो सकता है, डेंसिटी भी हो सकती है, और कलरेशन भी हो सकती है। तो उसके बेसिस पर हमारा इक्विलिब्रियम हम मतलब डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ अब इस टाइम पे इक्विलिब्रियम अटेन कर गया है। तो अब उसके लिए अगर मुझे ये इक्वेशन मतलब मिली है, कोई रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास है, हम ये कहते हैं कि ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैसेस है, आइडियल गैसेस है ये सारी की सारी। मतलब क्या, जो हमने रिएक्टिंग स्पीसीज ली वो भी आइडियल गैस है, और वहां से जो हमें प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो भी हमारे आइडियल गैस अगर हैं, तो उसके लिए अगर मैं गिब्स फ्री एनर्जी की बात करूं, गिब्स फ्री एनर्जी की अगर हम बात करें, तो किसी भी गैसियस
कंपोनेंट की अगर आप गिब्स फ्री एनर्जी की बात करो, पहले एक चीज और देखो, हमारे रिएक्टेंट की अपनी गिब्स फ्री एनर्जी होगी, प्रोडक्ट की अपनी गिब्स फ्री एनर्जी होगी। जो रिएक्टिंग स्पीसीज है टोटल गिब्स फ्री एनर्जी ए की गिब्स फ्री एनर्जी प्लस बी की गिब्स फ्री एनर्जी से बनाएंगी, और जो प्रोडक्ट है वो हमारा गिब्स फ्री एनर्जी, जो टोटल गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो वो सी की और डी की वजह से बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम गिब्स फ्री एनर्जी की बात कर रहे हैं फॉर रिएक्टिंग स्पीसीज, तो गिब्स फ्री एनर्जी ए और बी दोनों ही कंपोनेंट की जो अपनी अपनी गिब्स फ्री एनर्जी है उनके टोटल एडिशन के इक्वल होगा। और अगर आप कोई भी आइडियल गैस की बात कर रहे हो, जो कि हमने अज्यूम किया है कि ये जो हमने रिएक्शन लिखी है वो आइडियल गैस के लिए है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मेरे दोनों ही आइडियल गैसेस हैं, और अगर किसी आइडियल गैस की अगर आप बात करते हो और उस आइडियल गैस में आप टेम्परेचर एंड प्रेशर इन दोनों फैक्टर्स को कांस्टेंट कर देते हो, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हालांकि आप ये चीजें पहले पढ़ चुके हो बट स्टिल यहाँ पर इस डेरिवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि अगर आप किसी भी आइडियल गैस इक्वेशन की बात कर रहे हो या आइडियल गैसेस की बात कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर आइडियल गैस के लिए अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट कर देते हो, तो ये दोनों टर्म्स कांस्टेंट होने के बाद जो मेरी गिब्स फ्री एनर्जी है वो इक्वल हो जाती है केमिकल पोटेंशियल के, केमिकल पोटेंशियल के। दोबारा सुनो क्या बोला, किसी भी आइडियल गैस का किसी भी, मतलब देखो चार है हमारे पास, दो रिएक्टिंग स्पीसीज हैं, दो प्रोडक्ट की तरफ हैं, और चारों के चारों जो भी हमारे चाहे रिएक्टिंग स्पीसीज हैं चाहे प्रोडक्ट हैं, वो अगर हम आइडियल गैसेस लेके चल रहे हैं तो वो चारों हमारी आइडियल गैसेस हैं। बट ये एक रिएक्शन का पार्ट है, हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन में ओवरऑल टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर सकते हैं ना, बट ये एक कंडीशन है कि किसी भी आइडियल गैस को, आप किसी भी आइडियल गैस की बात कर रहे हो, हालांकि यहाँ पर चार कंपोनेंट इन्वॉल्व हैं, तो आप यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ, किसी भी आइडियल गैस की के लिए अगर टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों टर्म्स को अगर आप कांस्टेंट कर देते हो, तो गिब्स फ्री एनर्जी उस पर्टिकुलर गैस की गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल हो जाती है केमिकल पोटेंशियल के। तो यहां से हम एक रिलेशन लिखे कि मैं सपोज करो केमिकल पोटेंशियल लिख रही हूं, केमिकल पोटेंशियल मुझे कैलकुलेट करना है ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स के लिए मुझे अगर केमिकल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है या मुझे गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करनी है, गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मतलब जी ऑफ रिएक्टेंट जो है वो इक्वल होगा, हम इन दोनों के केमिकल पोटेंशियल को ऐड कर दें या इनकी गिब्स फ्री एनर्जी को ऐड कर दें, आप किसी फॉर्म में भी रिलेशन ले सकते हो, क्योंकि ये दोनों तो हमारे क्या हैं, इक्वल हैं ये दोनों हमारे। तो अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब जी ऑफ रिएक्टेंट मेरा इक्वल हो सकता है म्यू ऑफ, केमिकल पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करते हो, म्यू से, गिब्स फ्री एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हो, जी से। तो यहाँ पर जी ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की अगर मैं गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट कर रही हूं तो म्यू ए इंटू ए, इसके इक्वल लिख सकते हैं ए वाले कंपोनेंट की, मतलब ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। अगर ए की सिर्फ एक सिंगल ए की केमिकल पोटेंशियल म्यू ए है, तो अगर हमें ए नंबर ऑफ मोल्स को यूज करना है तो ए इंटू म्यू ए। सिमिलर वे में हमारा बी का बी इंटू म्यू बी। ये मेरी गिब्स फ्री एनर्जी आ गई है कैलकुलेट होके, किसकी, रिएक्टेंट की। तो रिएक्टेंट की गिब्स फ्री एनर्जी ए म्यू ए प्लस बी म्यू बी के इक्वल होगी। इसी तरह से मैं प्रोडक्ट के लिए लिख सकती हूँ, और प्रोडक्ट के लिए जब हम गिब्स फ्री एनर्जी लिखेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी फॉर प्रोडक्ट। अगर हम प्रोडक्ट की लिखें तो जी ऑफ प्रोडक्ट, जी ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू केमिकल पोटेंशियल ऑफ दिस प्लस केमिकल पोटेंशियल ऑफ दिस। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, सी म्यू सी प्लस डी म्यू डी। सभी को समझ आया?
जी ऑफ प्रोडक्ट मेरा सी म्यू सी प्लस डी म्यू डी के इक्वल आ जाएगा, और जी ऑफ रिएक्टेंट ए म्यू ए प्लस बी म्यू बी बी के इक्वल आएगा। तो अगर ये दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन सपोज 1 है, ये इक्वेशन हमारी 2 है, मेरी रिएक्टेंट की गिब्स फ्री एनर्जी ये फैक्टर दे रहा है, मेरे प्रोडक्ट की गिब्स फ्री एनर्जी ये वाला फैक्टर अगर हमें दे रहा है, तो अगर मुझे ओवरऑल रिएक्शन की गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर ओवरऑल रिएक्शन की, ना मैं रिएक्टेंट की बात कर रही ना मैं प्रोडक्ट की बात कर रही, मैं अब ओवरऑल रिएक्शन की बात कर रही हूँ कि ओवरऑल रिएक्शन के लिए हमें अगर गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करनी है कि पूरी रिएक्शन मिक्सचर में हमारा गिब्स फ्री एनर्जी क्या चल रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इनका चेंज, कि प्रोडक्ट में जाने के बाद जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसमें कितना चेंज आया है अगर जब हमारी रिएक्टेंट में थी उसके कंपैरिजन में। तो गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन, गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट में से मैं गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट अगर सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो मुझे रिएक्शन मिक्सचर की गिब्स फ्री एनर्जी मिल जाएगी कि मेरे रिएक्शन में ओवरऑल गिब्स फ्री एनर्जी क्या है इस टाइम पे, तो वो मुझे प्रोडक्ट की गिब्स फ्री एनर्जी में से रिएक्टेंट की माइनस करनी है। इसका मतलब मैंने जो ये कैलकुलेट किया, ये वाला फैक्टर जो मैंने कैलकुलेट किया है गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन, ये मेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी हमारा जी प्रोडक्ट माइनस जी रिएक्टेंट के इक्वल होगा, और अगर ये इक्वल होगा तो हम लिख सकते हैं जी प्रोडक्ट माइनस जी रिएक्टेंट वाली टर्म्स, क्योंकि हमें दोनों ही फैक्टर्स पता है कौन सा किसके इक्वल है। तो यहां से ये रब कर रही हूँ, ये हालांकि ये टर्म हमने यूज करनी है अभी। डेल्टा जी जो कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज या गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू जी ऑफ प्रोडक्ट सी म्यू सी प्लस डी म्यू डी, ये तो हो गया हमारा प्रोडक्ट का, माइनस ए म्यू ए प्लस बी म्यू बी, इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये मेरा हुआ गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इन अ रिएक्शन। बट हमें पता है कि जब भी हम किसी रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो उस रिवर्सिबल रिएक्शन में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर या एक पर्टिकुलर मोमेंट पर रिएक्शन मिक्सचर में हमारा इक्विलिब्रियम अटेन कर जाता है। तो अगर यहाँ पर इक्विलिब्रियम अटेन कर जाएगा तो आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि उस टाइम पे इनका रेट ऑफ रिएक्शन भी इक्वल हो जाता है और इनका गिब्स फ्री एनर्जी चेंज भी इक्वल हो जाता है, सॉरी गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट भी हमारा इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब जी ऑफ प्रोडक्ट जो आपने लिखा या जी ऑफ रिएक्टेंट जो हमने लिखा हुआ था वो हमारे दोनों टर्म्स इक्वल हो जाएंगे एट इक्विलिब्रियम। तो एट इक्विलिब्रियम, अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी को मैं जीरो कह दूं। क्यों जीरो कह रहे हैं? क्योंकि ये क्या है, जी ऑफ प्रोडक्ट और ये क्या है, जी ऑफ रिएक्टेंट। तो हमने कहा इक्विलिब्रियम पे जी प्रोडक्ट इक्वल हो जाता है जी रिएक्टेंट के, और अगर ये दोनों टर्म्स इक्वल है तो ये टर्म्स किसके इक्वल हो जाएंगे, फिर अगर इनका सब्ट्रैक्शन हम कर रहे हैं तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा ये वाला फैक्टर जो है वो किसके इक्वल आ गया, जीरो के, क्योंकि एट इक्विलिब्रियम गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इक्वल हो जाती है गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट के, और अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो उनका अगर चेंज कैलकुलेट करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, जीरो के। तो डेल्टा जी अगर जीरो होगा तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी ये। और अब ये इक्वेशन आने के बाद हमें सभी के लिए केमिकल पोटेंशियल्स कैलकुलेट करने हैं, सभी के लिए मतलब ए बी सी डी, ए बी हमारा रिएक्टेंट है, सी और डी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, सभी के लिए सेपरेट सेपरेट केमिकल पोटेंशियल्स कैलकुलेट करने हैं कि केमिकल पोटेंशियल अगर आपको किसी के लिए चाहिए तो वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो वो लिखेंगे हम पहले। यहां तक सभी को समझ आया? इसमें सिर्फ हमने दो ही चीजें की हैं कि हमने गिब्स फ्री एनर्जी को लिखा इन टर्म्स ऑफ केमिकल पोटेंशियल, और गिब्स फ्री एनर्जी को केमिकल पोटेंशियल की टर्म्स में क्यों लिखा है, क्योंकि अगर किसी भी आइडियल गैस की बात की जाए तो वहां पर अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट कर
कर देते हो तो यहाँ आप अपने कंडीशन लगा के चलना ये वाली इक्वेशन लिखने से पहले कि मेरा टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहेगा हर केस में कांस्टेंट। तो आइडियल गैस में टेम्परेचर और प्रेशर अगर आप कांस्टेंट कर देते हो तो उस टाइम पे गिब्स फ्री एनर्जी हमारी इक्वल हो जाती है केमिकल पोटेंशियल के। तो आप चाहे केमिकल पोटेंशियल कैलकुलेट कर लो किसी भी आइडियल गैस के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर, चाहे आप उसका गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट कर लो, दोनों सेम ही रहेंगे। तो वहां से हमने ये रिलेशंस लिखी। फिर हमने कहा कि अगर हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करते हैं तो वहां पर मेरा गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन जो है वो गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट से फाइंड आउट किया जाएगा। फिर उसके बाद हमने बात की इक्विलिब्रियम की कंडीशन की कि एक पर्टिकुलर स्टेट पर हमारा जो रिएक्शन मिक्सचर है वो इक्विलिब्रियम अटेन कर जाएगा, और अगर इक्विलिब्रियम अटेन करेगा तो गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट उस टाइम पे हमारा इक्वल रहेगा, और अगर इक्वल रहेगा तो ये हमारा चेंज जो है वो जीरो के इक्वल आ जाएगा, और जीरो के इक्वल आएगा तो हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन आई है। अब इस इक्वेशन में हमारे पास केमिकल पोटेंशियल सी है, सिर्फ ये ए बी सी डी जो स्मॉल लेटर्स में दिख रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स है ना, तो ये नंबर ऑफ मोल्स तो हम क्या ही कैलकुलेट करेंगे, वो तो हमें पता ही है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हम रिएक्शन मिक्सचर में इन्वॉल्व करा रहे हैं, बट हमें नहीं पता। तो क्या नहीं पता, गिब्स फ्री केमिकल पोटेंशियल्स नहीं पता। और केमिकल पोटेंशियल किसी भी स्पीसीज के लिए आइडियल गैस इक्वेशन में लिखने के लिए का मेथड होता है केमिकल पोटेंशियल of any component in terms of its partial pressure ये आपका इक्वल होता है केमिकल पोटेंशियल ऑफ जिस भी कंपोनेंट की आप बात कर रहे हो। मैं अभी म्यू आई लिख रही हूँ, एक जनरल इक्वेशन अभी लिखने वाले हैं। तो म्यू आई इज इक्वल टू म्यू आई नोट प्लस आर टी एल एन पी आई। ये इक्वेशन होती है किसी भी कंपोनेंट के लिए अगर आपको केमिकल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में, तो पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वो आपका इक्वल होगा म्यू आई इज इक्वल टू म्यू आई नोट प्लस आर टी एल एन पी आई। अब इसमें म्यू आई नोट क्या है आपका स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल, म्यू आई नोट जो आपका है वो स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल होगा, स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल ऑफ दैट कंपोनेंट। जिस भी कंपोनेंट की बात कर रहे हो उसका स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल होगा। ये रिलेशन हम बाद में लिखेंगे, मैं बाद में लिख के दिखाऊंगी। तो स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल ऑफ दैट कंपोनेंट और पीआई जो हमने यहां पर लिखा वो पार्शियल प्रेशर उसी कंपोनेंट का, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट। और आर आपका वही गैस कांस्टेंट, टी आपका वो पर्टिकुलर टेम्परेचर या एब्सोल्यूट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो किसी भी कंपोनेंट के लिए अगर आपको केमिकल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो वो आपका इक्वल होगा स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल ऑफ दैट कंपोनेंट प्लस आर टी, आर गैस कांस्टेंट, टी आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर, लॉग ऑफ पी आई, और ये पी आई क्या है उसी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर। तो अगर मैं सभी कंपोनेंट्स के लिए कौन कौन से हैं, ए बी जो कि रिएक्टेंट है और सी और टी ये हमारे क्या है प्रोडक्ट है। तो अगर इनके लिए हम सभी के लिए केमिकल पोटेंशियल फाइंड आउट करें तो म्यू ए इज इक्वल टू म्यू नोट ए प्लस आर टी एल एन पी ए और म्यू बी, मतलब ये चारों लिख सकते हो आप, ये पूरा लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। म्यू नोट डी प्लस आर टी एल एन पी बी के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से हम प्रोडक्ट वाले टर्म्स भी लिख सकते हैं। अब हमें इन्हीं टर्म्स को, इन्हीं वैल्यूज को पुट करना है जो हमने अभी इक्वेशन लिखी जो केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट पर लिखी थी ना, कॉन्सेंट्रेशन गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट को हमने जो अभी लिखा हुआ था यहाँ पर जीरो के इक्वल, उस इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आने वाली है वो अब हम लिखेंगे। आप सभी ये चीज ध्यान रखना, ये चीज नोट कर लो पहले कि मेरा म्यू ए किसके इक्वल होगा, म्यू
नॉट ए प्लस आर टी एल एन पी ए के, म्यू बी म्यू नॉट बी प्लस आर टी एल एन पी बी, पी ए और पी बी, पी ए कॉम्पोनेंट के पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी बी मेरा बी कॉम्पोनेंट के पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा, पी सी के पार्शियल प्रेशर को, पी डी के पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर मैं केमिकल पोटेंशियल की फॉर्म की वैल्यू सॉरी पुट करूंगी इक्विलिब्रियम के केस में, तो वहां पर हमारी रिलेशन क्या आएगी, देखिए क्या इक्वेशन थी, डेल्टा जी विच इज इक्वल टू 0 और हमारा इक्वल था म्यू नॉट सी म्यू नॉट सी प्लस डी म्यू नॉट डी, म्यू नॉट नहीं म्यू डी माइनस म्यू ए प्लस बी म्यू बी, इन टर्म्स के इक्वल थी। अब यहाँ पर हमें म्यू की वैल्यूज पुट करनी है, केमिकल पोटेंशियल्स की सभी की वैल्यूज पुट करनी है। तो वन बाय वन हम जब वैल्यूज पुट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू सी, म्यू सी किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट सी प्लस आर टी एल एन पी सी, ये वैल्यू पुट हुई, प्लस डी म्यू डी किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट डी प्लस आर टी एल एन पी डी, ये हुआ हमारा प्रोडक्ट वाला गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यूज। फिर यहाँ पर नेगेटिव साइन के साथ हमारी वैल्यूज पुट होंगी किसकी, म्यू ए और म्यू बी की। ए हमारा कांस्टेंट है, म्यू ए की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा म्यू नॉट ए प्लस आर टी एल एन पी ए, आर टी एल एन पी ए। नेक्स्ट फैक्टर की जब आप वैल्यूज पुट करोगे, नेक्स्ट फैक्टर क्या है, प्लस बी म्यू नॉट बी प्लस आर टी एल एन पी बी, ये वैल्यूज हमारी पुट हुई। इन वैल्यूज को पुट करने के बाद अब जस्ट आपको मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट करनी है, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट देखो मैं थोड़ा सा शॉर्ट स्टेप्स में करूंगी, आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि क्या करने वाले हैं। यहाँ पर ये सी फैक्टर यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, डी इसमें मल्टीप्लाई होगा और ए हमारा इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा और बी हमारा इन दोनों फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लाई होने के बाद देखो हर एक टर्म में एक तो म्यू नोट वाली टर्म्स है, म्यू नोट मतलब स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल्स है सभी कंपोनेंट के, यहाँ पर भी स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल और यहाँ पर भी हमारे स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल्स। तो स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल्स जो है उनको हम सेपरेट कर लेते हैं, स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल्स को हम सेपरेट कर लेते हैं और जो हमारी आरटी वाली मतलब पार्शियल प्रेशर वाले फैक्टर्स हैं, पार्शियल प्रेशर वाले फैक्टर्स को हम सेपरेटली अगर लिखें तो ये इक्वेशंस को हम क्या लिख सकते हैं, सी म्यू नॉट सी प्लस डी म्यू नॉट डी, ये फैक्टर आया। फिर प्लस कर दो, आरटी मैं दोनों में से कॉमन ले रही हूं, इस वाले फैक्टर में और इस वाले फैक्टर में। आरटी अगर हम कॉमन ले लें तो यहां पर सी एल एन पी सी और ये डी अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा प्लस डी एल एन पी डी, ये आया। इसी तरह से नेगेटिव साइन लगा के ये वाले फैक्टर को भी हम लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल वाले टर्म्स को अलग कर देंगे और ये हमारा जो पार्शियल प्रेशर वाले टर्म्स हैं उनको हम अगर अलग लिखेंगे तो आपके पास आएगा ए म्यू नॉट ए प्लस बी म्यू नॉट बी, ये तो फैक्टर हुए दोनों के फर्स्ट फैक्टर। अब इनकी पार्शियल प्रेशर वाले फैक्टर्स लिखेंगे प्लस साइन के साथ, ओवरऑल नेगेटिव साइन हमारा बाहर चल रहा है, प्लस फैक्टर के साथ आरटी फिर से कॉमन ले लो और उसके बाद अंदर क्या फैक्टर्स बचेंगे, ए अंदर मल्टीप्लाई होगा ए एल एन पी ए प्लस बी एल एन पी बी, ये फैक्टर्स आ गए, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, जो आपके पास ये फैक्टर्स दिख रहे हैं ना, सी एल एन पी सी डी एल एन पी डी और यहां पर भी जो लॉग वाले फैक्टर्स हैं, क्या होता है आपका लॉग वाले टर्म्स में, अगर आपके पास ए एल एन एक्स है, मान लो ए एल एन एक्स, लॉग के आगे कोई कांस्टेंट नंबर होता है तो वो हमेशा कहां चला जाता है, पावर में। तो मैं इसको लिख सकती हूं
x रेज टू पावर a। यहाँ पर देखो c ln pc, pc तो एक रिप्रेजेंटेशन है, pc एक रिप्रेजेंटेशन है किसी को रिप्रेजेंट करने का, मतलब c कंपोनेंट की पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट करने का। बट यहाँ पर एक c, ये कैपिटल C है, एक तरह से ये भी ध्यान रखना, ये कैपिटल C है, तो ये हमारा जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम इस C के पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं। बट जो ये स्मॉल c है या स्मॉल d है, ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और नंबर ऑफ मोल्स तो क्या होते हैं, कांस्टेंट होंगे। तो अगर ये कांस्टेंट होंगे तो ये इसकी पावर में जा सकते हैं, तो अगर ये पावर में जा सकते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं, यहीं पर लिख रही हूँ, यहीं पर चेंज कर रही हूँ, pc रेज टू पावर c, इसमें pd रेज टू पावर d, यहाँ pa रेज टू पावर a, और इस फैक्टर में pb रेज टू पावर b, इसमें कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन आ चुकी है, ये स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्रोडक्ट है, ये हमारे पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट है, मतलब पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में एक रिलेशन है। यहाँ पर ये हमारा स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल ऑफ रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हमारा ये पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर लेते हैं, और रीअरेंज करने के बाद देखिए क्या चेंजेस करेंगे हम इसमें। ये देखो, इसको और इस वाले फैक्टर को मैं साथ में लिख रही हूँ, ये वाला फैक्टर मतलब दोनों के स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल, दोनों के किसके, ये प्रोडक्ट वाला स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल है, ये रिएक्टेंट वाला स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल है। तो हम पहले इसको लिख रहे हैं साथ में, तो 0 इज इक्वल टू c म्यू नॉट c प्लस d म्यू नॉट d माइनस साइन के साथ आएगा a म्यू नॉट a प्लस b म्यू नॉट b। ये दोनों फैक्टर्स हम लिख चुके हैं, ये दोनों ही फैक्टर्स हम लिख चुके हैं। अब हमारे पास सिर्फ इनको सॉल्व करना है, मतलब इनको एक बार थोड़ा सा रीअरेंज करना है। कैसे करेंगे देखो, ये ln pc रेज टू पावर c प्लस ln pb रेज टू पावर b है ना, log m प्लस log n को आप सभी को पता है, आप लिख सकते हो log ऑफ m इंटू n, मतलब log में कभी भी प्लस साइन बीच में होता है तो वो हमारा, मतलब दोनों टर्म्स log वाली हो और उनके बीच में प्लस का साइन हो तो वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, और अगर यहीं पर नेगेटिव साइन हो जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा डिवीजन में। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्लस के साइन है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ log ऑफ p c रेज टू पावर c इंटू p d रेज टू पावर d है, यहाँ पर p d रेज टू पावर d, इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इन दोनों ही रिलेशंस में यही चेंज करने वाले हैं कि इनको दोनों को हम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखेंगे। अब आगे दोबारा सुन लो जिसको नहीं समझ आया है, जब भी हमारे पास log का कोई फैक्टर है, log ऑफ x प्लस log ऑफ y है, तो इसमें अगर प्लस का साइन होता है ना log के टर्म्स के बीच में, तो वो हमारा मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, उन दोनों टर्म्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाता है। इन केस यहाँ पर नेगेटिव साइन होता तो नेगेटिव साइन के केस में ये कन्वर्ट हो जाता log ऑफ x बाय y में। तो अगर यहाँ पर हमारे सामने तो क्या है, पॉजिटिव साइन है, तो अगर पॉजिटिव साइन है तो इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट का साइन आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा, सेम वे में यहाँ पर भी आ जाएगा। तो ये चीज आप याद रखना, अभी log x बाय y में भी हमें कन्वर्ट करना है क्योंकि। तो अब हमारे पास जब हम इन दोनों फैक्टर्स को साथ में लिखेंगे, इसमें भी RT है, इसमें भी RT है, RT तो हमारा ओवरऑल कॉमन आ जाएगा, तो ये वाला इसके बाद ही आएगा वो फैक्टर भी, प्लस RT log ऑफ इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अभी आपको एक्सप्लेन भी किया मैंने, इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ p c रेज टू पावर c इंटू p d रेज टू पावर d, p c रेज टू पावर c इंटू p d रेज टू पावर d, प्लस ln ऑफ इसको हम क्या लिख सकते हैं, p a रेज टू पावर a इंटू p b रेज टू पावर p। ये हमारे पास सॉल्व हो गए, इसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया और ये हमारा कन्वर्ट हो गया इस इक्वेशन में। तो अब इसके बाद आप इसमें क्या चेंज कर सकते हो, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई
मल्टीप्लाई करते चले जाओ। अब ये देखो जो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास आई है, ये इसमें स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्रोडक्ट और स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल ऑफ रिएक्टेंट है। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ, ये गिब्स फ्री एनर्जी के इक्वल है, क्योंकि अभी हमने गिब्स फ्री एनर्जी जब मैंने आपको बोला कंसेप्ट एक्सप्लेन किया कि आइडियल गैस में टेम्परेचर प्रेशर अगर कांस्टेंट कर देते हैं तो ये केमिकल पोटेंशियल और गिब्स फ्री एनर्जी हमारी इक्वल हो जाती है। तो वहां पर जब हमने रिएक्टेंट वाले वो लिखी थी, गिब्स फ्री एनर्जी लिखी थी, वो मैंने केमिकल पोटेंशियल के फॉर्म में लिखी थी ना, तो गिब्स फ्री एनर्जी को हम केमिकल पोटेंशियल की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास केमिकल पोटेंशियल के फॉर्म में रिलेशन है, तो हम इसको गिब्स फ्री एनर्जी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब हम इसको गिब्स फ्री एनर्जी की फॉर्म में लिखेंगे तो आपका ये जी ऑफ रिएक्टेंट है, वैसे तो सॉरी प्रोडक्ट है, जी ऑफ प्रोडक्ट है, बट कौन सी स्टेट में है, स्टैंडर्ड स्टेट में है, तो इसको आप जी नोट से ही रिप्रेजेंट करोगे, माइनस इसको मैं लिख सकती हूँ इसी तरह से जी ऑफ रिएक्टेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट, जी ऑफ रिएक्टेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट। तो हमारा ये वाले फैक्टर को लिखा जा सकता है जी नोट ऑफ प्रोडक्ट और इसको हम लिख सकते हैं जी नोट ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि इसमें कंपोनेंट दोनों प्रोडक्ट के इन्वॉल्व है, इसमें दोनों कंपोनेंट हमारे रिएक्टेंट के इन्वॉल्व है। प्लस अब इसके नेक्स्ट वाले फैक्टर में देखो, यहाँ नेगेटिव साइन था भाई, क्योंकि हमारा या आपने अगर नोट किया है तो ध्यान देना, यहाँ पर नेगेटिव साइन था आगे, जो हमने यहाँ पर रिलेशन लिखी हुई थी, जो प्रोडक्ट सॉरी रिएक्टेंट वाली साइड पे लिखा हुआ था, वहां पर बीच में नेगेटिव साइन था, तो नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये इस वाले फैक्टर को भी नेगेटिव बना देता है। तो अब यहाँ देखो, ये हमने log ऑफ पी सी रेज़ टू पावर सी इंटू पी डी रेज़ टू पावर डी में कन्वर्ट किया था, क्योंकि log x प्लस log y के फॉर्म में वहां पर था। अब यहाँ पर log ऑफ x माइनस log ऑफ y की फॉर्म में है, तो log x माइनस log y को मैंने अभी आपको बताया था, log x माइनस log y को हम कन्वर्ट कर सकते हैं log ऑफ x बाय y में, और अगर इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये रिलेशन हमारी आ सकती है, ये वाला फैक्टर डिवाइडेड बाय दिस फैक्टर। तो आप इस रिलेशन को लिख सकते हो, यहाँ लिख रही हूँ थोड़ा सा, प्लस आर टी तो हमारा एज इट इज रहेगा, बट लॉग वाली टर्म्स जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगी दिस फैक्टर डिवाइडेड बाय दिस फैक्टर, तो पी सी रेज़ टू पावर सी प्लस पी सॉरी मल्टीप्लाइड बाय पी डी रेज़ टू पावर डी डिवाइडेड बाय पी ए रेज़ टू पावर ए इंटू पी बी रेज़ टू पावर बी। ये सभी को समझ आ जाना चाहिए, जस्ट इतनी सी चीज हमने यहाँ पर की है कि ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन कह रही हूँ, पार्शियल प्रेशर एक फैक्टर का log के साथ है, यहाँ पर भी दूसरा फैक्टर जो है वो log के साथ है विद नेगेटिव साइन, तो log x माइनस log y के फॉर्म में हमारे पास ये रिलेशन है, जिसको कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं log x बाय y में। तो हमने जस्ट वही किया है, तो आपके पास रिलेशन ही आ चुकी है which is equal to 0। तो यहाँ से आपके पास रिलेशन आई जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस आर टी एल एन पी सी रेज़ टू पावर सी इंटू पी डी रेज़ टू पावर डी डिवाइडेड बाय पी ए रेज़ टू पावर ए इंटू पी बी रेज़ टू पावर बी। अब यहाँ देखो ये वाला फैक्टर देखो, कॉन्सेंट्रेशन गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एट स्टैंडर्ड स्टेट माइनस गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एट स्टैंडर्ड स्टेट, तो ये हमारा चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, डेल्टा जी ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट। यहाँ पर आपने जो चेंज लिखा था डेल्टा जी, आपने जो जनरल फॉर्म में कैलकुलेट किया था वो क्या कहा था, जी प्रोडक्ट माइनस जी रिएक्टेंट, तो ये भी तो वही है, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड स्टेट में माइनस गिब्स इसकी रिएक्टेंट की गिब्स फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड स्टेट में, तो ये हमारा चेंज कैलकुलेट करके दे रहा है स्टैंडर्ड स्टेट में। तो आपके पास रिलेशन आ गई है इज इक्वल टू 0 प्लस आर टी एल एन पी डी रेज़ टू पावर डी सी रेज़ टू पावर सी इंटू पी डी रेज़ टू पावर डी डिवाइडेड बाय पी ए रेज़ टू पावर ए इंटू पी बी रेज़ टू पावर बी। आपके पास ये एक रिलेशन आ चुकी है मैथमेटिकल। अब इसको जस्ट रीअरेंज करना है और आपके पास लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम आ जाएगा इन केस मतलब इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, क्योंकि देख लो पूरी तरह से आपने पार्शियल प्रेशर को इन्वॉल्व किया हुआ है, और अगर पार्शियल प्रेशर को इन्वॉल्व किया है तो हमारे पास जो रिलेशन आने वाली है वो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर आएगा। बस अब ये देखो रीअरेंज कैसे करना है। यहाँ तक सभी को समझ आया? रीअरेंजमेंट में
मतलब लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं डेल्टा जी लेके आऊं तो वो आएगा मेरा नेगेटिव साइन के साथ, डेल्टा जी नोट विद नेगेटिव साइन इज इक्वल टू ln, और ये RT को भी मैं अगर इधर मल्टीप्लाई में सॉरी डिवीजन में ले आऊं डेल्टा जी बाय जी नोट बाय RT, तो ये हमारा इक्वल आ जाएगा ln p c रेज़ टू पावर c इंटू p d रेज़ टू पावर d डिवाइडेड बाय p a रेज़ टू पावर a इंटू p b रेज़ टू पावर b के इक्वल आ रहा है। यहाँ पर अब आप अगर दोनों साइड लोग ले लेते हो तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, या एक्सपोनेंशियल टर्म्स मल्टीप्लाई कर दो ओवरऑल, तो e माइनस डेल्टा जी नोट बाय RT में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो आप दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले रहे हो, एक्सपोनेंशियल, तो लोग से तो एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा इक्वल आएगा पी सी रेज़ टू पावर c इंटू पी डी रेज़ टू पावर d डिवाइडेड बाय पी ए रेज़ टू पावर a इंटू पी बी रेज़ टू पावर b। ये आई आपके पास मैथमेटिकल रिलेशन, और इस रिलेशन को ही आप क्या कहते हो वैसे तो कि हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम की फॉर्म में हमारे पास रिलेशन आ रही है, बट केमिकल इक्विलिब्रियम की फॉर्म में लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम तो हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देता है, तो वो टर्म कहाँ से आएगी इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाली टर्म, तो वो आपकी आती है जो डेल्टा जी नोट है। डेल्टा जी नोट मतलब ये गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज इन स्टैंडर्ड स्टेट, वो एक कांस्टेंट टर्म होती है, ये एक कांस्टेंट टर्म होगी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। अगर मैं टेम्परेचर, मैंने अभी स्टार्टिंग में ही कहा था टेम्परेचर और प्रेशर को हम क्या करके चल रहे हैं, कांस्टेंट। अगर मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज में कोई चेंज नहीं आता, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी मेरी चेंज नहीं होती है। तो अगर ये चेंज नहीं होगी तो ये कांस्टेंट टर्म की तरह बिहेव कर रही है। आर आपका ऑलरेडी गैस कांस्टेंट है, टी अगर आपने कांस्टेंट कर रखा है, टी भी अगर आपका कांस्टेंट है, तो ये वाले सारे फैक्टर आपके क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। और इस कांस्टेंट को मैं नाम दे सकती हूँ केपी का, केपी। यहाँ पर केपी क्या है आपका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। केपी क्या है आपका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। केपी आपका क्या कैलकुलेट हो क्या आया, केपी इज इक्वल टू, यहां से आपके पास क्या आ गई रिलेशन, केपी इज इक्वल टू पी सी रेज़ टू पावर सी इंटू पी डी रेज़ टू पावर डी डिवाइडेड बाय पी ए रेज़ टू पावर ए इंटू पी बी रेज़ टू पावर बी। आपके पास ये रिलेशन आई है और इस रिलेशन को आप नाम देते हो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। in terms of partial pressure, in terms of partial pressure, in terms of partial pressure। तो आपके पास आपने थर्मोडायनेमिक रिलेशंस को यूज किया, देखो टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट किया, टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट करने के बाद आपने कहा गिब्स फ्री एनर्जी मेरी केमिकल पोटेंशियल के इक्वल है, तो वहां पर आपने थर्मोडायनेमिक टर्म्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो थर्मोडायनेमिक टर्म्स को यूज करके गिब्स फ्री एनर्जी को केमिकल पोटेंशियल की फॉर्म में रिलेशन लेकर वहां से हमने इसको ओवरऑल सॉल्व करते हुए लास्ट में ये रिजल्ट लिया, और ये रिजल्ट हमारा आया पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में। हालांकि अभी याद करो जो लास्ट क्लास में आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने लिख के दिखाया था, मतलब डिराइव करके दिखाया था, वो हमारा कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में था, और वहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ही थी ऊपर, मतलब न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ही थी। तो यहाँ पर आप पार्शियल प्रेशर देख रहे हो, अदरवाइज रिलेशन आपकी सेम है। तो ये हमने थर्मोडायनेमिकली इस चीज को प्रूव कर दिया है। तो आज का टॉपिक आपका भी यही था कि थर्मोडायनेमिकली डिराइव कीजिए लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को। तो हमने पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में तो इसको डिराइव कर दिया है, अब आगे इसको हमने डिराइव करना है मोल फ्रैक्शन के केस में, कॉन्सेंट्रेशन के केस में भी हम इसको रिलेट कर देंगे थोड़ा सा।
एक्टिविटी के केस में, फ्यूगेसिटी के केस में, इन सभी टर्म्स की फॉर्म में हमें इसको रिलेट करना है। तो अब ध्यान रखना केपी हमारा किसके इक्वल है, केपी आपका इक्वल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी मतलब प्रोडक्ट रेज टू पावर सी, उसका नंबर ऑफ मोल्स, कॉन्सेंट्रेट ये पार्शियल प्रेशर ऑफ डी और इसकी नंबर ऑफ मोल्स, मतलब कोई यहाँ पर हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट रहेगा, डिवाइड में हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट रहेगा और उनके नंबर ऑफ मोल्स जो है वो हमारे पावर्स में चले जाएंगे। तो ये हमारा लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन हुआ हमारा इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब इसी को हमने एक्सप्लेन करना है इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। और अगर हम मोल फ्रैक्शन के केस में इसको मतलब यहाँ पर डिराइव करते हैं तो आपको जस्ट क्या चेंज करना है, जो हमने रिलेशन ली थी ना कि केमिकल पोटेंशियल ऑफ एनी कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर ली थी, तो वो हम ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा RT/ln XI। तो XI यहाँ पर क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। कंफ्यूज मत हो जाना कि इसके बाद ही मैम क्या करने लगे हैं। देखो हमने डिराइव तो कर लिया है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम जो है, जो मैथमेटिकल रिलेशन उसकी है, तो वो हमने डिराइव कर ली है, पर इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर हमने इसको डिराइव किया है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसी फैक्टर्स को, इन्हीं सभी फैक्टर्स को ये हमने पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में किया है। अब हम मोल फ्रैक्शन के केस में मतलब मोल फ्रैक्शन की टर्म में करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिख के दिखाएंगे, इसी को हम एक्टिविटी के टर्म्स में लिख के दिखाएंगे और उसी फैक्टर को हम फ्यूगेसिटी के टर्म्स में लिख के दिखाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं मोल फ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन बात करें, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन अगर हम बात करें तो मोल फ्रैक्शन के केस में जो हमने अभी जनरल इक्वेशन लिखी थी केमिकल पोटेंशियल के लिए कि किसी भी कंपोनेंट का अगर आपको केमिकल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो वो हमारा μI0 प्लस RT/ln PI लिखा था, वो हमारे किस केस में थी, पार्शियल प्रेशर्स के टर्म में थी। अब हम इसको मोल फ्रैक्शन के टर्म में अगर लिखेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन आएगी और इसी रिलेशन को फिर से हम वहीं पर जैसे आपने अभी पूरा डिराइव किया है ना, वो पूरा डिराइव करके दिखाने की जरूरत नहीं है, बट जैसे ही हम इन वैल्यूज को लिखेंगे वहां पर इसको पूरा डिराइव करेंगे। डिराइव तो क्या करना है, मैथमेटिकली रीअरेंज जस्ट हमने करना है। तो मैथमेटिकली रीअरेंज जब करोगे तो वो लास्ट में रिजल्ट हमें देगा और वो रिजल्ट हमारा kx की फॉर्म में आएगा। जैसे ये आपका kp आया ना, इसी तरह से हमारे पास kx आएगा और kx कैसे आएगा, x ऑफ c रेज टू पावर c इंटू x ऑफ d रेज टू पावर d डिवाइडेड बाय x ऑफ a रेज टू पावर a, x ऑफ b रेज टू पावर b। पूरा डिराइव करके दिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपने जस्ट क्या करना है, वैसे अगर डिराइव करेंगे भी तो कि ये हमारा किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो सभी कंपोनेंट्स के लिए मतलब a के लिए, b के लिए, c के लिए, d के लिए, सभी के लिए पुट करोगे तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में हमारे पास रिलेशन आने लग जाएंगी। उन्हीं टर्म्स को फिर आप पुट कर दो जो आपने इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन उठाई थी। क्या कंडीशन थी, g ऑफ प्रोडक्ट माइनस g ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू 0 आ रहा था, तो वहां पर सभी वैल्यूज को पुट करोगे, फिर से वही रीअरेंजमेंट्स करोगे जो अभी इसके लिए किया था। तो वो चीजें करना ही नहीं है हमें बस यहाँ से सिमिलर वे में दिखाना है कि भाई सिमिलरली हमारा रिजल्ट इसके लिए भी आ जाएगा। और ये हमारा ये क्या है, रेट कांस्टेंट जो आपका आया है, ये रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन आया, ये आपका रेट कांस्टेंट आया था इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो आपके पास दो रिलेशंस तो आ चुकी हैं। अब उसके बाद हमने बात करनी है कि एक्टिविटी की फॉर्म में कब आती है रिलेशंस। ये तो आपकी है अगर आपकी आइडियल गैस हो, जो भी हमने गैस ली थी, जो रिएक्टिव सब्सटेंस लिए थे, अगर वो आपकी आइडियल गैसेस हैं तो अब तो आपकी रिलेशंस यही आनी है, या तो पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में आ जाएगी, या आपकी मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में रिजल्ट आ जाएगा, या फिर आपका कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में रिजल्ट आ जाएगा। आप इसको यहीं पर कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हो, जो कि मैंने लास्ट क्लास में आपको करके दिखा दिया था, वहीं से देख लेना। तो आपके पास दो फॉर्म मतलब तीन ही फॉर्म में लगा के चलो कि तीन फॉर्म में आपके पास रिलेशन आ चुका है। मैं लिख देती हूँ कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में भी। कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में अगर आप लिखोगे ना इसी रिजल्ट को इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन लिखोगे तो ये वाली टर्म हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, म्यू आई इज इक्वल टू μI0 प्लस RT/ln CI, इस फॉर्म में कन्वर्ट होगी। और यहाँ पर कन्वर्ट होने के बाद जब मेरी Kc वैल्यू की हम बात करेंगे,
मतलब रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, तो वो आपका इक्वल आ जाएगा। ध्यान रखना ये क्या नाम दे रहे हैं, रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। अब हम बात कर रहे हैं रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। ये सारी चीजें यहाँ पर लिख के दिखाने के लिए स्पेस नहीं है, अदरवाइज आप इस चीज को ध्यान से सुनो और क्या डिफरेंस है तीनों में ये चीज समझो। ये इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर रेट कांस्टेंट है, ये रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, और ये आपका है इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, और वो आपका इक्वल आ जाएगा C ऑफ C D ऑफ D डिवाइडेड बाय A ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B ऑफ B। तो ये आपका इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आपका रेट कांस्टेंट आ गया, इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट। तो आपकी तीनों 1, 2 एंड 3 रिलेशंस आ चुकी हैं इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट के लिए। अब हमें दो और करनी है, दो कौन सी है, एक्टिविटी और आपका फ्यूगेसिटी के केस में। बट एक्टिविटी और फ्यूगेसिटी में थोड़ी सी डिफरेंट कंडीशन आएगी, सिर्फ एक ही वर्ड में वैसे तो एक्सप्लेन करना है। ये तो तीनों रिजल्ट्स आप लिख सकते हो किसी भी आइडियल गैस इक्वेशन के लिए, मतलब आइडियल गैस अगर आपके पास गिवन है तो इस इक्वेशन में रिएक्शन मिक्सचर में जो इन्वॉल्व है, अगर वो आपकी आइडियल गैस है तब तो आप इनको लिख सकते हो इस फॉर्म में। बट इन केस अगर आपके पास नॉन आइडियल गैस है या रियल गैस है तो आप पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में रिजल्ट नहीं ले सकते, तब आप उस टाइम पे उसको फ्यूगेसिटी या एक्टिविटी के टर्म्स में लेते हो। दोबारा सुनो क्या कहा, आइडियल गैस है तो केमिकल पोटेंशियल जो है हमारा वो आता है इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। बट अगर आपका नॉन आइडियल गैस है या आपकी और रियल गैस है, तब आपका केमिकल पोटेंशियल जो है वो या तो एक्टिविटी के टर्म्स में कैलकुलेट करोगे, एक्टिविटीज के टर्म में कैलकुलेट करोगे, या उसको आप फ्यूगेसिटी के केस में फ्यूगेसिटी के टर्म में करोगे, फ्यूगेसिटीज के टर्म्स में करोगे। दोबारा सुन लो, इन आइडियल गैसेस हमने स्टार्टिंग में अपनी इक्वेशन को, मतलब जो भी हमारा रिएक्शन मिक्सचर था उसमें ये अज्यूम किया था कि अगर मेरी रिएक्शन मिक्सचर में सभी जो गैसेस इन्वॉल्व है वो आइडियल गैसेस हैं, तब तो हमने बड़े मजे से पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में रिलेशन को लिख दिया, और जो भी हमारे टर्म्स यूज हो रही थी केमिकल पोटेंशियल की फॉर्म में, वहां पर भी हमने अपना रिजल्ट पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में लिया, तो मतलब ओवरऑल उसको सॉल्व कर लिया। बट अगर आपको कोई कहे कि एक्टिविटी की फॉर्म में भी एक्सप्लेन करो, मतलब रेट कांस्टेंट को, इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट को एक्टिविटी की फॉर्म में भी मतलब डिराइव करके दिखाओ, या फ्यूगेसिटी की फॉर्म में आप इसको डिराइव करके दिखाओ, तब आप सबसे पहले यही चीज बोलोगे कि ये तो हमने आइडियल गैस के लिए एक्सप्लेन कर लिया पार्शियल प्रेशर तो, बट अगर आपको हमें एक्टिविटी के फॉर्म में एक्सप्लेन करना है या फ्यूगेसिटी के केस में एक्सप्लेन करना है, तो दैट मीन्स आप नॉन आइडियल गैसेस की बात कर रहे हो या आप रियल गैसेस की बात कर रहे हो। अब आइडियल गैस वाली कंडीशन नहीं है, ये हमारी नॉन आइडियल के लिए होगी या रियल गैस के लिए होगी। डेरिवेशन वैसे सेम ही रहेगा, बट एक्टिविटी और फ्यूगेसिटी पर जब आप शिफ्ट करते हो, दैट मीन्स आप आइडियल गैस, नॉन आइडियल गैस पर या रियल गैस पर शिफ्ट कर चुके हो। तो अब उसके लिए अगर आप रिलेशन लिखोगे तो वही केमिकल पोटेंशियल को लेना है ना हमने एक्टिविटी या फ्यूगेसिटी की टर्म में, तो वहां पर आपकी केमिकल पोटेंशियल वाली इक्वेशन बन जाएगी म्यू आई इज इक्वल टू म्यू आई नोट प्लस आर टी एल एन ए आई। ए आई यहां पर क्या है, एक्टिविटी ऑफ दैट कंपोनेंट, एक्टिविटी ऑफ दैट कंपोनेंट, एक्टिविटी ऑफ दैट कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जब हम के ए एक्सप्लेन करेंगे तो वही सेम रिजल्ट देगा। वैसे तो हमें देखो कुछ भी चेंज तो नहीं आया ना, रहा तो हमारा वही सेम रिलेशन ना एल एन ए आई की फॉर्म में ही, तो चेंज कुछ नहीं आना। बस आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एक्टिविटी या फ्यूगेसिटी पे शिफ्ट कर रहे हो तो वहां पर आप नॉन आइडियल पर भी शिफ्ट कर
कर चुके हो, मतलब नॉन आइडियल गैसेस की बात करने लग गए हो। तो यहाँ आपका आ जाएगा सी ए ऑफ सी रेज़ टू पावर सी इंटू ए ऑफ डी रेज़ टू पावर डी डिवाइडेड बाय ए ऑफ ए रेज़ टू पावर ए। ये वाला ए ध्यान रखना, ये ए एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी रेज़ टू पावर बी। तो आपका इन टर्म ऑफ एक्टिविटी आपकी रिलेशन आ गई ये। अब उसके बाद हमें बात करनी है फ्यूगैसिटी की। तो फ्यूगैसिटी के केस में म्यू आई इज इक्वल टू म्यू आई नोट प्लस आर टी एल एन एफ आईज। तो एफ आई यहां पर क्या है, फ्यूगैसिटी ऑफ दैट कॉम्पोनेंट, फ्यूगैसिटी ऑफ दैट कॉम्पोनेंट। इसमें फिर आपकी KF आ जाएगी और वो KF में भी f ऑफ c रेज़ टू पावर c इंटू f ऑफ d रेज़ टू पावर d इंटू सॉरी डिवाइडेड बाय f ऑफ a रेज़ टू पावर a इंटू f ऑफ b रेज़ टू पावर b। आपकी ये रिलेशन आई, ये इन टर्म्स ऑफ फ्यूगैसिटी और ये इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करना है, बट आपका एक्टिविटी और फ्यूगैसिटी के केस में भी हमने इक्वेशन को लिख दिया है। बट आपकी जो फ्यूगैसिटी है ना, किसी भी कंपोनेंट की, किसी भी गैसेस की एक्टिविटी जो फ्यूगैसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट। किसी भी कंपोनेंट की अगर आप फ्यूगैसिटी की बात कर रहे हो तो वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर के। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करने के लिए आप क्या लगाते हो, एक कांस्टेंट। तो वो कांस्टेंट आ जाएगा गामा आई इंटू पी आई। और ये गामा आई आपका यहाँ पर क्या है, एक्टिविटी कोफिशिएंट, एक्टिविटी कोफिशिएंट। दोबारा सुनो क्या बोला मैंने, एक्टिविटी और फ्यूगैसिटी के टर्म्स में आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को फाइंड आउट कर लिया है। बट कई बार आपको डायरेक्ट फ्यूगैसिटी नहीं दी होती, वो आपको एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू दे देगा या पार्शियल प्रेशर की वैल्यूज दे देगा। और गैस भी आप नॉन आइडियल लेके चल रहे हो, तो नॉन आइडियल गैस में तो आपने अभी कहा एक्टिविटी या फ्यूगैसिटी की वैल्यूज मतलब ली जाती है, तो उस केस में तो आप पार्शियल प्रेशर तो ले ही नहीं सकते। तो अगर पार्शियल प्रेशर नहीं ले सकते तो आपको उसको फ्यूगैसिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो भी आपको पार्शियल प्रेशर गिवन है और नॉन आइडियल गैस है, तो उस टाइम पे उस पार्शियल प्रेशर को आप कन्वर्ट करोगे फ्यूगैसिटी में। और फ्यूगैसिटी में कन्वर्ट करने का मेथड होता है, जो आपकी ये फ्यूगैसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर के। और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करने के लिए एक कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट आपका होगा गामा आई से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और ये गामा आई क्या है, एक्टिविटी कोफिशिएंट। मतलब आपको उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का एक्टिविटी कोफिशिएंट भी पता होना चाहिए। उस एक्टिविटी कोफिशिएंट को अगर आप पार्शियल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपका रिजल्ट आ जाएगा फ्यूगैसिटी का। और फ्यूगैसिटी की फॉर्म में रिजल्ट में लिखो वैल्यू पुट करके और सॉल्व कर लो रिलेशन को। तो यहाँ से आप फ्यूगैसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका मतलब अब इस रिलेशन को मैं क्या लिख सकती हूँ, ये वाला हर एक एफ में दो फैक्टर मल्टीप्लाइड हैं। मतलब गामा आई, पहले गामा वाले फैक्टर लिख रही हूँ, देखो हर एफ इक्वल है हमारा गामा और पी के। तो यहाँ पर भी गामा पी वाला फैक्टर, इसमें भी गामा पी, इसमें भी गामा पी, इसमें भी गामा पी। तो मैं पहले सिर्फ गामा वाले फैक्टर्स लिख रही हूँ, फिर पी वाले फैक्टर्स लिखूंगी। दैट मीन्स ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, गामा सी रेज़ टू पावर सी इंटू गामा डी रेज़ टू पावर डी डिवाइडेड बाय गामा ए रेज़ टू पावर ए इंटू गामा बी रेज़ टू पावर बी। तो ये हमारे इसमें से गामा वाला फैक्टर मैंने सभी के लिए लिख दिया इनटू अब मेरा पी वाला फैक्टर, तो पी सी रेज़ टू पावर सी इंटू पी डी रेज़ टू पावर डी डिवाइडेड बाय पी ए रेज़ टू पावर ए इंटू पी बी रेज़ टू पावर बी। आपके पास ये रिलेशन आई। इसको आप सेपरेटली के गामा बोल सकते हो। के गामा मतलब यहां से अगर आपका जो फैक्टर आएगा वो आपका एक्टिविटी कोफिशिएंट ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा इन टर्म्स ऑफ गामा इनटू के ऑफ पी। ये आपका क्या फैक्टर हुआ,
Kp का मतलब आपका वही जो आपने स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ P, तो वही सेम है, वही तो रिलेशन नहीं है एज इट इज, बस यहाँ पर आपने कुछ फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया और यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको K गामा गिवन है, Kf गिवन है, तो वहां से Kp कैलकुलेट कर सकते हो, Kp गिवन है, K गामा गिवन है तो Kf कैलकुलेट कर सकते हो, Kf गिवन है और Kp गिवन है तो K गामा कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप डिफरेंट फॉर्म्स में रेट कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब देख लो हमने किस किस फॉर्म में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखा है। सबसे पहले हमने लिखा Kp की फॉर्म में, फिर हमने लिखा Kx की फॉर्म में, फिर हमने Kc की फॉर्म में, Ka की फॉर्म में लिखा, Kf की फॉर्म में लिखा और K गामा की फॉर्म में लिखा। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को 6 फॉर्म्स में लिख दिया है, जो कि आपकी कौन कौन सी थी। सबसे पहले पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में, मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में, कंसंट्रेशन की फॉर्म में, एक्टिविटी की फॉर्म में, फ्यूगैसिटी की फॉर्म में और ये आपका एक्टिविटी कोएफिशिएंट की फॉर्म में। तो 6 फॉर्म्स में आप अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, किसी भी रेट कांस्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हो। इस यहाँ से हमने लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को पूरा थर्मोडायनेमिकली एक्सप्लेन कर दिया है कि आप रेट कांस्टेंट किस किस मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हो। सारी थर्मोडायनेमिक टर्म्स को यूज करके हमने रेट कांस्टेंट फाइंड आउट कर लिया है। तो आज की क्लास में आपका इतना ही रहेगा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए थैंक यू।